नमस्कार, स्टॉक्स की बात में आपका स्वागत है। 3 अगस्त 2021 को निफ्टी ने 16,000 के लेवल्स को क्रॉस कर दिया। निफ्टी के लिए 16,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन गया था, जिसे इसने पहले लगभग 5 बार तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। अभी भी निफ्टी 16,000 के लेवल्स पर मजबूती से डटा हुआ है। जहां मार्केट इतिहास रच रही थी, वहीं कुछ काउंटर्स पर शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिस शेयर के दाम ताश के पत्तों की तरह गिर गए वह था वोडाफोन आइडिया। इसने तो निवेशकों को तबाह करके रख दिया। 2 अगस्त से 4 अगस्त के बीच इसके दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई और यह सिलसिला 5 अगस्त को जाकर टूटा। वित्तीय संकट में फंसी इस कंपनी वोडाफोन आइडिया के एक प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने सरकार से गुहार लगाई कि वह उनकी हिस्सेदारी को ले ले या फिर किसी अन्य को दे दे। आपको बता दें कि इस कंपनी में आदित्य बिरला ग्रुप के पास 27.66% की हिस्सेदारी है, जबकि वोडाफोन ग्रुप के पास 44.34% की हिस्सेदारी है। अब यहाँ पर एक चिंता की बात यह है कि सरकार इस कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनना चाहेगी या नहीं। वित्तीय संकट में फंसी इस कंपनी के दिन तभी सुधर सकते हैं जब कोई इसमें पूंजी लगाने के लिए तैयार हो जाए, जो कि अभी होता नहीं दिख रहा है। वहीं 4 अगस्त को कुमार मंगलम बिरला के द्वारा कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद इसके दामों में भारी गिरावट देखने को मिली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हिमांशु कपानिया को कंपनी का नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुना है। बुधवार को वोडाफोन आइडिया के शेयर ने 7.30 का हाई बनाया और फिर इस खबर के चलते आई भारी गिरावट की वजह से इसके दाम 5.94 के लेवल पर फिसल गए और फिर मार्केट बंद होने के समय इसमें थोड़ा सा सुधार दिखा और 6.03 रुपये के लेवल पर इसके दाम बंद हुए। 5 अगस्त को ट्रेडिंग के पहले सेशन में इसके दामों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। फिर दोपहर के बाद इसके दामों में तेजी आई, लेकिन अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए वोडाफोन आइडिया के हालात जल्द सुधरते हुए नहीं दिख पाएंगे। वहीं अगर इस कंपनी को सरकार की तरफ से कोई मदद या फिर कोई अन्य इसको फंडिंग कर देता है तो इस कंपनी में बदलाव आ सकता है। इस कंपनी के पास तीसरा विकल्प भी है, वह है अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर भी यह विफल होती हुई दिख रही है। इसका सब्सक्राइबर बेस लगातार जियो और एयरटेल की तरफ फिसलता जा रहा है। नए निवेशकों से हम अपील करते हैं कि वह इस कंपनी में निवेश करने से बचें और अपने पैसे को बाजार में मौजूद अन्य अच्छी कंपनियों में निवेश करें, जहां पर उनको लंबी अवधि में बिना टेंशन के फ़ायदा मिल सके। चलिए अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी की। यह है इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर्स के दामों में पिछले 15 ट्रेडिंग डेज से लगातार गिरावट जारी है। 23 जून 2021 को 58.40 का हाई बनाने के बाद इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। 3 अगस्त को इसने 42.40 का लो बनाया और फिर 42.60 पर इसके दाम बंद हुए। 4 अगस्त 2021 को इसने 42 रुपये का लो बनाया और 43.30 का हाई बनाया और फिर मार्केट क्लोज होते वक्त यह 42.15 पर फिसल गया। 5 अगस्त को इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड के शेयर्स के दामों में मजबूती दिखती है। 42.05 पर ओपन होने के बाद 44.35 का हाई बनाता है और मार्केट क्लोज होते वक्त यह 43.85 पर बंद हो जाता है। अगर हम इसके डेली चार्ट को देखें तो इसको 41.90 और 41.50 के लेवल्स पर अच्छी सपोर्ट है। अगर यह इन लेवल्स को तोड़ता है तो यह 40 रुपये के लेवल्स को छू या फिर तोड़ सकता है। अगर हम ऊपर के लेवल्स की बात करें तो 48, 52 और 56 रुपये के लेवल्स पर इसको एक बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स को देखें तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप 5,600 करोड़ से ज़्यादा है। इसके एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड का रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी कम है। यह पिछले 5 सालों में औसतन 4% के करीब है। इस कंपनी की एक अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर बहुत कम कर्जा है। साथ ही इसके प्रमोटर्स ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को भी मुक्त करवा लिया है। अब इस कंपनी का कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी को कम करते दिख रहे हैं।
अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 61.4% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, जबकि प्रमोटर्स के पास 31.09% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 7.05 और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 0.03% है। ऐसी कंपनियां जिनमें पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी होती है, वहाँ पर छोटे निवेशकों को अलर्ट होकर पैसा निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको कोई वित्तीय संकट आता है तो इसमें फिर छोटे निवेशक फंस सकते हैं। इन्फीबीम एवेन्यूज़ के इस क्वार्टर के नतीजे 10 अगस्त को आने वाले हैं। निवेशकों को इन नतीजों पर भी नज़र रखनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के एक बैंक की। इस बैंक के शेयर के दाम पिछले 15 दिनों से लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। साल 2020 में लॉकडाउन के बाद सरकार के द्वारा दिए गए पैकेज के बाद इसने 274 रुपये का हाई बनाया था और उसके बाद इस लेवल को दूसरी बार टच नहीं कर पाया। अब 225 रुपये और 220 रुपये का लेवल इसके लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस बन गया है। यानी कि जिन लोगों ने इस बैंक के शेयर 200 रुपये और 274 रुपये के बीच में खरीदे हैं, अब वह इन हाई लेवल्स पर फंस चुके हैं। इस बैंक का नाम RBL बैंक है। चलिए जानते हैं इस बैंक के शेयर के दाम अप ट्रेंड में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 में आए इस बैंक के रिजल्ट इसकी वजह हैं। इस बैंक के द्वारा कमाए जाने वाले ब्याज की रकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कमी आई है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नतीजों की भी बात करें तो यह भी अच्छे नहीं रहे हैं। इस क्वार्टर में बैंक का शुद्ध मुनाफा भी नेगेटिव में है। अगर बैंक के द्वारा की गई प्रोविजनिंग और कंटिजेंसीज की बात करें तो इसमें भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इजाफा हुआ है, जो कि इस बैंक की आर्थिक सेहत में कमजोरी के संकेत देता है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो 44.30% शेयर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हैं। म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी को 0.67% घटाया है। म्यूचुअल फंड के पास इस बैंक के 13.54% शेयर्स हैं। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी को 0.36% से बढ़ाया है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास इस बैंक के 34.61% शेयर्स हैं। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी इस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1.18% से घटाया है। उनके पास अब 5.56% शेयर्स ही बचे हैं। डोमेस्टिक लेवल्स पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ रहे बदलाव भी इसके फ्यूचर को लेकर थोड़ा शक पैदा करते हैं। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा हिस्सेदारी को बढ़ाना ही एकमात्र पॉजिटिव न्यूज़ है। अब नए निवेशकों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। इसके अलावा वह बैंकिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रही कंपनियों जैसे कि HDFC बैंक, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा जैसी नामी बैंकिंग कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। वहीं जो पुराने निवेशक ऊपरी लेवल्स पर फंसे हुए हैं, वह फाइनेंशियल ईयर 22 के Q2 के नतीजों का इंतजार कर सकते हैं। अगर इनमें कोई सुधार आता है तो वह इस कंपनी के शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इनको बेचकर दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही हम आपसे अपील भी करते हैं कि निवेश से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी पक्का लें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े।